हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स जूनियर। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज हम लेकर आए हैं क्लास नाइन्थ के लिए एकदम नई सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आर्म्स जूनियर पे क्लास टेंथ के साइंस एंड मैथ के सभी चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन डाल चुके हैं। इसके अलावा हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास टेंथ बोर्ड के लिए, वो भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के लिए सीरीज। और यहां से हम शुरुआत करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से, मतलब पहले चैप्टर से ही। तो आपको साइंस और मैथ के सभी वन शॉट रिवीजन यहां पर देखने को मिलेंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है आपके लिए। और क्लास नाइन्थ में अगर आप हो तो मैं बता देता हूं, क्लास नाइन्थ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो मैं कहता हूं आपको बिल्कुल फर्स्ट से अर्थ तक लेकर आएंगे, जीरो टू हीरो बनाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ, मैं क्लास नाइन्थ में 90% लाकर आऊंगा, मैं फोड़ दूंगा एग्जाम में। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स का, जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे मेहनत करके क्लास नाइन्थ हो या टेंथ हो, बहुत अच्छा स्कोर किया है। कैसे किया? खुद पे विश्वास रख के। तो कभी भी जिंदगी में ना खुद पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। ये मैं सिर्फ क्लास नाइन टेंथ नहीं, आगे के लिए भी बता रहा हूँ। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, एक बहुत ही पढ़ने वाला बच्चा था और एक थोड़ा सा मीडियम, उससे थोड़ा सा कम पढ़ने वाला था। एग्जाम होता है तो ज्यादातर आप देखते हो कि जो मॉडरेट वाला होता है वो कई बार ज्यादा मार्क्स ले आता है। ऐसा क्यों होता है? कि मतलब जो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है उसके मार्क्स आ रहे हैं 80%, और जो थोड़ा सा पढ़ रहा है, मॉडरेटली पढ़ रहा है, उसके 85% आ रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, इसके पीछे रीजन दो तीन है। पहला रीजन है कि जो मॉडरेट पढ़ रहा है, हो सकता है वो सिर्फ वही चीजें पढ़ रहा हो जो इंपॉर्टेंट हो, या उसकी जो टेक्निक है वो जो ज्यादा पढ़ रहा है उससे बेटर हो। ये भी हो सकता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो सबको पता है कि ऐसा होगा ही होगा। अब इसके अलावा एक चीज जो मुझे लगती है ना, वो सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस। तो अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप यकीन मानो, आपको जो चीज आती होगी ना, वो भी नहीं हो पाएगी। कॉन्फिडेंस गिर जाता है ना, तो फिर इंसान जो है वो बहुत ज्यादा, एक तरह से कहूं तो बेचारा फील करता है। तो आपको बेचारा फील नहीं करना है, और हम आपको बेचारा फील करने भी नहीं देंगे। ठीक है? मैं तो अपनी क्लास में आपको बिल्कुल ऐसे लाइव एग्जांपल्स दे के समझाऊंगा चीजों को, जिससे कि आपको ज्यादा स्ट्रेस ही ना लेना पड़े। और सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूं, अगर आप लेक्चर देखने आ गए हो ना, तो देखो, बिल्कुल ऐसे जुड़ना है जैसे लाइव क्लास चल रही हो। बिल्कुल इंटरेक्टिव लेक्चर रहने वाला है। सिर्फ एक एक डेढ़ घंटे में हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। अब आप कहोगे सर, एक डेढ़ घंटे में कैसे होगा? अरे देखो ना, यहाँ पर होगा। क्लास डेढ़ घंटे से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है? ये मैं बता रहा हूँ, डेढ़ घंटे के अंदर हम पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और इसको कंप्लीट करने के बाद आपका भी कुछ रोल रहेगा। आपको क्या करना है, जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन है सारे कर लेने हैं। ठीक है ना? एनसीईआरटी बुक है ना आपके पास क्लास नाइन की, बस उसको बिल्कुल एक तरीके से एक एक लाइन रट लो बुक की भी। ठीक है? यहां तो मैं करवा ही रहा हूं, बाकी बुक भी आपको पढ़नी है। मैं ये कभी नहीं कहता कि सिर्फ ये पढ़ लो। ये आपका रिवीजन है, ये वन शॉट रिवीजन है आपके लिए। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको, मतलब, एक हेल्प मिल जाए। क्योंकि कई बार होता है ना कि आपको सामने बुक रख दो, अरे चल पढ़, बच्चे को बोलो कि भाई पढ़े इसको, पूरी बुक को, और याद कर, तो वो नहीं कर पाएगा। जब तक उसको इजी वे में नहीं समझाया जाएगा ना, जब तक वो इमेजिन नहीं करेगा चीजों को, वो समझेगा नहीं। फिर वो रटेगा, और रटेगा तो फिर वो भूल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। कोई भी चीज आप रटोगे तो उसकी एक लिमिट होती है कि आप थोड़े समय तक याद करोगे, लेकिन जब आप उसको समझते हो, चीजों को इमेजिन करने लगते हो, तो आप क्या है कि उस चीज को रिलेट करके भी याद रख सकते हो। तो वही चीज मैं करवाने वाला हूं। ठीक है? तो बहुत मजा आएगा। शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर से, जिसका नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। अब ये जो आपका चैप्टर है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं क्वेश्चन के हिसाब से नहीं कह रहा हूं कि इसमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये बेस है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, इज मैटर अराउंड अस प्योर, और फिर उसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो सारे जो आपके चैप्टर्स है वो इससे रिलेट करेंगे, इसीलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पिज्जा खाते हो ना आप, तो पिज्जा में सबसे इंपॉर्टेंट पिज्जा का बेस होता है ना? उसी के ऊपर तो सारी चीजें डलती है। तो वैसे ही इस चैप्टर को हम इस पूरे क्लास नाइन साइंस का बेस बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चीजें आप पढ़ने वाले हो वो आगे आपको यूज करनी पड़ेगी। दैट्स वाई, यही तो बात है कि इसको पहला चैप्टर रखा गया है ना? शुरुआत में इसीलिए रखा गया है इसको, क्योंकि ये आपका एक तरीके से बेस है।
आपको पढ़ना भी बिल्कुल वैसे है। और मैं कह रहा हूँ बिल्कुल खाली दिमाग रह के, खुला दिमाग रख के पढ़ो। ऐसे पढ़ो जैसे आपको कुछ नहीं आता, आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वीडियो देख रहे हो। वैसे देख तो आप एजुकेशनल पर्पस के ले रहे हो, लेकिन आप सिर्फ इमेजिन तो करो। इमेजिन तो कर ही सकते हो, इमेजिन करने में क्या जाता है। इमेजिन तो हम ये कर लेते हैं कि हम ये बन गए वो बन गए। बहुत सारे बच्चे करते हैं ना इमेजिन, हम बिजनेसमैन है, हम तो फ्लाइट लेके जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंट चार्टर्ड प्लेन से। तो ये भी इमेजिन कर लो बस, ठीक है, क्या ही जाता है, ऑब्वियस सी बात है। और आज की क्लास में ना मैं बहुत सारी चीजें आपको इमेजिन करके ही समझाऊंगा, रटवाना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, शुरू हो जाए। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही होगी। ये है बर्फ, ये है पानी, ये है बादल। बादल से पानी गिर गया, बारिश हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ बूंदे दिख रही होगी, यहाँ पर भी आपको कुछ बॉल्स दिख रही है। तो ये सब क्या है, क्या है ये सब। अब मैं आपको बताऊं इन सभी चीजों को। अब मेरे हाथ में जो पेन है, मैंने ये जो कपड़े पहन रखे हैं, और ये लो बॉटल भी दिखा देता हूँ। ये जो बॉटल है, बॉटल के अंदर जो पानी है, या फिर मेरे सामने क्या है, कैमरा है। मेरे सामने क्या है, टेबल है। मेरे सामने क्या है, कुर्सी रखी है। मेरे सामने क्या है, मेरा फोन रखा है। इसके अलावा ये माइक है। इसके अलावा सबसे मेन चीज, आप मुझे कैसे देख रहे हो, फोन पे देख रहे होगे, या लैपटॉप पे देख रहे होगे, या फिर टैबलेट में देख रहे होगे। वो भी क्या है, जल्दी बताओ, ये सारी चीजें है क्या हमारे सराउंडिंग में। दिस इज कॉल्ड मैटर। क्या बोलेंगे, मैटर। तो हमारा जो चैप्टर है ना वो यही है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैटर को पढ़ने वाले हैं। तो हर एक चीज जिसका अपना एक मास हो और जो कुछ स्पेस घेरता है वो मैटर होता है। सो एनीथिंग विच हैज मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये तो सिंपल डेफिनेशन मैंने बता दी। अब मैटर क्या है, जैसे मेरे हाथ में पेन है, मैटर है। मेरा ये है, मैटर है माइक। और कुर्सी रखी है सामने, ये मैटर है। ये बोर्ड भी क्या है, मैटर है ना। ऑब्वियसली तो सारी चीजें क्या है हमारे सराउंडिंग में, मैटर है। इसीलिए कहा गया ना मैटर इन सराउंडिंग्स। अब देखो हमारी सराउंडिंग में मैटर कितने कितने टाइप के हो सकते हैं, बहुत टाइप के हो सकते हैं। अरे जैसे आप देखो, हम सांस ले रहे हैं, तो सांस ले रहे हैं तो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये भी तो एक एलिमेंट है। ये भी तो एक एलिमेंट है। और एलिमेंट मतलब वो मैटर है, मतलब क्या है, मैटर। तो यानी कि हर एक चीज मैटर है। एक और एग्जांपल में दिखाता, अभी मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि और भी दिखा देता हूँ चीजें यार। हाँ ये है ना, ये रिमोट है, ये भी क्या है, मैटर है ना। यहाँ पे एसी लग रहा है, ये भी मैटर है। हर चीज मैटर है, देखो हर चीज मैटर है। पत्थर उठा के देख लो यार, मैटर है। तो हम क्या देख रहे हैं, सारी चीजों को एज अ मैटर देख रहे हैं। लेकिन क्या सारे के सारे मैटर एक टाइप के हैं, नहीं नहीं नहीं। तो मैटर तो बहुत सारे हैं। मैटर तो मतलब जिंदगी में हम करोड़ों मैटर देख सकते हैं, लेकिन सब एक तरह के तो नहीं होते। अब जैसे ये है, इसको मैं तोड़ना चाहूं तोड़ नहीं सकता, नहीं तोड़ पा रहा हूं। अब अगर मैं कोई चौक ले लूं हल्की सी, पेन तो नहीं टूट रहा है ऐसे, चौक को तो मैं ऐसे ही करूंगा वो टूट जाएगा बस। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि चौक आराम से टूट रही है और ये नहीं टूट पा रही है। अब ये जो मेरा रिमोट है, इसको मैं तोड़ना भी चाहूं तो मैं तोड़ नहीं पा रहा हूं, है ना। अब पानी है, पानी को मैं ऐसे गिराऊंगा ना फर्श पे, तो वो फैल जा रहा है। क्या हो रहा है, फैल जा रहा है फर्श के ऊपर, है ना। लेकिन इसको मैं फेंकूंगा नीचे, तो ये तो ऐसे ही गिरेगा। ऐसे ही गिर रहा है ना फ्रीली, ये देखो, कुछ हुआ नहीं। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, हर कोई अलग अलग टाइप से बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैटर तो हमने समझ लिया कि एनीथिंग विच हैज मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। लेकिन क्या सभी मैटर एक जैसे हैं, नहीं। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है उसकी अरेंजमेंट कैसी है, कि मतलब मैटर किस पार्टिकल से मिलके बना है। पार्टिकल क्या है, देखो ये मत पूछना, पार्टिकल तो आपको पता होगा यार, आप क्लास 9th में हो, आपको पार्टिकल ना पता हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ एटम्स मॉलिक्यूल्स अभी आप पढ़ोगे कि मैटर भी बहुत सारे एटम से मिलके बना होता है, या एटम्स को हम बोलते हैं जनरली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर बोलते हैं ना। वो चीज आप बाद में पढ़ोगे। लेकिन ये तो आपको पता है पार्टिकल क्या होते हैं, पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल जिससे मिलके मैटर बनता है। अब आप कभी भी चौक देखोगे ना, उसका चूरा निकलता है, अब उसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स है। और वो जो टाइनी पार्टिकल है ना, वो चौक के चूरे से भी छोटे होते हैं, मतलब उसको हम आंखों से तो देख ही नहीं सकते, हो सकता है हम माइक्रोस्कोप से भी देख ना पाए। इतने छोटे पार्टिकल से मिलके मैटर्स बने होते हैं, मतलब करोड़ों पार्टिकल से मिलके। अब आप सोच लो, एक छोटी सी जो ये गोली दिख रही है ना, इतनी सी मैं गोली ले लूं, इतनी सी, मतलब जो मैं सिर्फ आंख से बस देख पा रहा हूँ, इतनी सी गोली भी लूं, उसके अंदर भी कई सारे मैटर्स, मतलब कई सारे पार्टिकल्स होंगे।
मतलब आप समझ पा रहे हो कि मैटर जो है वो छोटी यूनिट नहीं है, वो बहुत बड़ी यूनिट है ना। और एक मैटर के अंदर पता नहीं कितने एटम्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं, उसका तो हम आइडिया ही नहीं लगा सकते, है ना। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इंट्रोडक्शन में। ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी है, हमारी मतलब हमारी, तुम्हारी, मेरी, सबकी। अब हमारी जो बॉडी है ना वो 5 एलिमेंट से, 5 मेन एलिमेंट से मिलके बनी है। कौन कौन से? पहला आता है अग्नि तत्व, है ना। दूसरा वाटर एलिमेंट, तीसरा अर्थ एलिमेंट, फोर्थ आकाश एलिमेंट, फिफ्थ एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व। अब ये सभी क्या है? ये सभी हमारे सराउंडिंग्स में देखने को मिलती है, ठीक है। आकाश ऊपर देख लो, ठीक है। आग हमें पता ही है। और उसके अलावा पृथ्वी जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। चौथा वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट, उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। पांचवा वाटर एलिमेंट, उसके बिना भी हम नहीं रह सकते। तो ये सभी एसेंशियल थिंग है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है ना। तो ये सभी भी एलिमेंट्स है, और जो भी एलिमेंट है वो तो मैटर है, वो तो मैटर है। मैटर में क्या है? एलिमेंट और कंपाउंड, ये सब हम पढ़ते हैं ना। मैटर के अंदर भी फिर प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, वो आगे की चीज है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम मैटर के अंदर डीपली जाएंगे। इस चैप्टर में हमें सिर्फ बेसिक चीजें पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें। स्टार्ट होगा हमारा चैप्टर यहां से, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब देखो, मैटर हमने समझ लिया कि कोई भी चीज जो हमारे सराउंडिंग में है, जिसका कोई मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो तो हमारा मैटर है। अब मैटर में हमें ये देखना है, मैटर पार्टिकल से बनता है। अब उस पार्टिकल का नेचर समझेंगे तभी हम मैटर का नेचर समझ पाएंगे ना, वरना कैसे समझेंगे? जब तक हमें पार्टिकल का नेचर नहीं पता होगा, हम मैटर के नेचर को समझ ही नहीं सकते, है ना। तो चलो, पार्टिकल्स के नेचर को पढ़ने के लिए हम थोड़ी सी मतलब जो है रीडिंग करने वाले हैं। देखो, क्लास 9th में ये चीज आपके लिए जरूरी है कि आप चीजों को पढ़ो और याद करो। ये वाली चीज मैं आपको जरूर करवाऊंगा, ठीक है। और अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो कॉपी पेन निकाल लो, आप जो पॉइंट्स लिखना चाहते हो वो पॉइंट्स लिख भी सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू। देखो, पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बिल्कुल सही बात है, ये तो मैंने पहले ही लाइन में बता दिया था, अभी बहुत देर पहले ही हम इस पे चर्चा कर रहे थे। And all matter constitute of very small particles, these small particles called matter, atoms। ठीक है, एटम्स को अभी आप सिर्फ इतना याद कर लो कि एटम्स एक तरीके से मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि जिससे मिलके मैटर बनता है। ऐसे मेन जो आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ोगे ना, चैप्टर नंबर 3 में, तब आप और अच्छे से समझ पाओगे कि एटम्स क्या है, कितने और कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। और वहां पर आप एवोगैड्रो नंबर भी पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप एटम्स को ऐसे समझ लो, ठीक है। वहां जब आप चैप्टर 3 में जाओगे तब आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को बहुत डीपली पढ़ोगे, ठीक है। यहां पर आपको इतना पढ़ना इनफ है। अब देखो नेक्स्ट लाइन, दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि ये जो पार्टिकल्स है जिनसे मिलके मैटर बना है, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते, और सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। होता है ना सिंपल माइक्रोस्कोप, उससे भी नहीं देख पाओगे। नेक्ड आई से तो भूल ही जाओ जब तुम माइक्रोस्कोप से नहीं देख पा रहे हो। माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं हम? छोटी से छोटी चीज को देख लेते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास, आपने वो वाले पेन यूज किए हैं जिसमें पेन के पीछे वाला जो पार्ट होता है कैप पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है, ऐसे ऐसे करके देखते थे, चाचा चौधरी बन जाते थे। बच्चे बहुत मजे लेते थे उससे, है ना। आपने जरूर लिए होंगे, है ना। अरे मैं सब समझता हूँ तुम्हें। तो देखो, यही चीज मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। जिस चीज को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख पा रहे हैं, तो नेक्ड आई से तो क्या खाक देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, सिंपल सी बात है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा हाईली मतलब हाई रेंज वाले माइक्रोस्कोप्स यूज करने होंगे। नेक्स्ट देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंस्टेंट कंटिन्यूसली मूविंग एज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या है? देखो, कोई भी जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन में होता है, तो हम उसके लिए काइनेटिक एनर्जी को देख सकते हैं। अब देखो, जो ज्यादा मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। और एक चीज आप समझ लो, जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ये वाली चीज हम पढ़ेंगे जब हम सॉलिड लिक्विड गैस में, जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर में इसी चैप्टर में आगे आएंगे, तो हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ सकते हो, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो मैटर है ना, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मूव, मतलब एक जगह टिक के नहीं बैठेंगे। अरे वो मतलब एक होता है ना,
कुछ शैतान स्टूडेंट्स होते हैं ना जो एकदम सीट पे बैठना नहीं चाहते, इधर से उधर भागते रहते हैं, एक वहां जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक वहां जा रहा है, एक वहां वहां वहां, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। मतलब वो क्या करेंगे ना, वो सीट पे बैठेंगे नहीं, वो टीचर को ही परेशान करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। तो ये पार्टिकल्स जो है ना मैटर के, ये ऐसे ही बदतमीज स्टूडेंट्स है एक तरीके से। ये क्या करते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं और हमेशा मोशन में रहते हैं, हमेशा मोशन में। मोशन तो पता है ना आपको, फिजिक्स तो पढ़ते हो आप, है ना? अब ये मत बोलना कि नहीं पता, ठीक है? तो देखो, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस, सो पार्टिकल्स मूव फास्टर। तो देखो, जैसे ही वो तेजी से भागेंगे, मतलब जितना तेज भागेंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या है, वो फास्ट जाएंगे। दोनों ही चीजों को कर लो, या तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो ये मूव फास्ट कर रहे हैं, या फिर ये तेज चल रहे हैं, ये मूव फास्ट कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो दोनों ही बातों को हम कोरिलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोरिलेट कर सकते हैं। जल्दी बताओ, समझ आया कि नहीं? एक बार चेक करो इसको अच्छे से। अभी तक अपनी क्लास चल रही है बढ़िया। अरे ये यहाँ कैसे आ गए? ये भी बदतमीज हो गया, ये भी इधर उधर मूवमेंट कर रहा है। चलो कोई बात नहीं। चलता है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन बताओ जल्दी। आपने कभी भी देखा होगा ना गैस के पार्टिकल्स, आपने अगरबत्ती देखी है? अगरबत्ती को जब हम जलाते हैं हल्का सा, तो उसका जो धुआं होता है वो सारी सारी जगह में फैल जाता है। मतलब अगर हम हॉल में जला रहे हैं तो उस पूरे हॉल में अगरबत्ती की सुगंध फैल जाएगी, उसकी स्मेल सब जगह फैलेगी। ऐसा क्यों हो पाता है? बताओ जल्दी, क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन हमें ये बताता है, जो हमारे पार्टिकल्स है वो इंटरमिक्स करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर से। यानी जो अगरबत्ती के अंदर जो एलिमेंट था, उसके अंदर जो एलिमेंट था, उसके अंदर से जो गैस निकली, उसने किसके साथ रिएक्शन की? एयर के साथ की। किसके साथ? एयर के साथ। क्योंकि एयर तो सब जगह है, एयर कहाँ नहीं है? एयर तो सब जगह है ना, है कि नहीं? हवा तो हर जगह है। तो उसने एयर के साथ, किसने? अगरबत्ती के अंदर जो एलिमेंट था उसने उसके साथ क्या की? इंटरमिक्सिंग की। उसके पार्टिकल्स, अगरबत्ती के पार्टिकल्स ने एयर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्सिंग की और क्या किया? डिफ्यूजन किया। तो इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, ये डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे या टेम्परेचर पे। एक ही बात है, टेम्परेचर बढ़ाओ या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, एक ही बात है, ठीक है ना? तो ये होता है हमारा डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन को भी समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा ब्राउनियन मोशन। अब ये ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, मैं बता रहा हूँ, एक या दो नंबर का क्वेश्चन आता है ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मूवमेंट पे। तो ये पढ़ के चलो यार, इसको भूल मत जाना। ब्राउनियन मूवमेंट पूछे या ब्राउनियन मोशन पूछे, ये वाली चीज याद रख लो। जिगजैग पता है आपको? जिगजैग जिगजैग जिगजैग। वैसा ही रैंडम पाथ ट्रेवल्ड होगा, किसके थ्रू? पार्टिकल के थ्रू। तो जो हमारे पार्टिकल है ना, वो रैंडमली जिगजैग मोशन दिखाते हैं, रैंडमली जिगजैग मोशन दिखाते हैं, जिसको हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। और मूवमेंट पूछा जाए तो आप बोलो कि जो हमारे पार्टिकल्स है ना, वो रैंडमली मूव करते हैं जिगजैग पाथ में, उसको हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। बस ऐसे बता दो। तो देखो, द जिगजैग और रैंडम पाथ ट्रेवल्ड by the particles of matter is called Brownian motion। वाह, मजा आ गया ना? देखा, ऐसे ही पढ़ना है आपको, ऐसे ही। अगर ऐसे पढ़ोगे ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। एक एक चीज समझो, एक एक चीज को, ठीक है? नेक्स्ट देखो, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बताओ समझ आया कि नहीं? एकदम मजे आ गया। मतलब आप बोल रहे होगे कि यार आज तो मतलब क्लास में कुछ ज्यादा ही मतलब मजा आ रहा है, कि सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप ध्यान लगा के पढ़ रहे हो। अगर आप ध्यान लगा के नहीं पढ़ रहे होते तो ये चीजें समझ नहीं आ रही होती। ये आप ध्यान लगा के पढ़ रहे हो, इसलिए ही हो रहा है। और अगर आपको समझ आ रहा है तो थोड़ी सी मदद अपने दोस्तों की भी करो। जल्दी से वीडियो को जाके अभी के अभी शेयर कर दो, ठीक है? ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी पढ़ सके, और आपके जिंदगी भर एक तरीके से होता है ना कि खुशगुजार हो, पता नहीं क्या वर्ड होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शुक्रगुजार रहेंगे वो आपके, क्योंकि आपने उनकी मदद की, है ना? तो आप सिर्फ खुद के लिए मत सोचो, दूसरों के लिए भी सोचो। तो जल्दी से वीडियो को जाके शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट देखो, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस बाय हीटिंग।
इट इज नेचुरल प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अरे चल भाई, हाँ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की बात आ गई है तो हमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस भी तो समझना पड़ेगा। अब हम आएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ। किस तरफ? स्टेट्स ऑफ मैटर। मैं बता रहा हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर में से क्वेश्चन आएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस में से डायरेक्टली अगर पूछे ना पूछे कि इसमें डिफरेंशिएट करो, लेकिन कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे आ जाता है या फिर उसकी कंप्रेसिबिलिटी चेक करने के लिए आ जाता है। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इसमें से, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले थोड़ा सा हम पार्टिकल्स ऑफ नेचर को, मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर स्टेट्स ऑफ मैटर पे, ठीक है? मैं जल्दी से स्टेट्स ऑफ मैटर आपको क्लियर करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो एकदम ऐसे चिपके रहेंगे। हाँ, सॉलिड में आप देखोगे तो ऐसा होता है, अभी मैं बताऊंगा आपको सॉलिड में कैसी होती है अरेंजमेंट, लिक्विड में कैसी होती है और गैस में कैसी होती है। लेकिन जनरली जो हम देखते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उनके बीच में स्पेस होता है, चाहे कम हो लेकिन होता है। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क करके चलो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्वेश्चन आता ही आता है, मैं बता रहा हूं। जो आपके पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? देखो, एक चिंगम लो, चिंबक बोलते हैं ना उसको, चिंबक, मैग्नेट, मैग्नेट को, चुंबक को। अब चिंबक को जब आप लोहे के पास, मैं इससे भी कर सकता हूं, इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसके अंदर भी। अब इसके पास भी अगर मैं ले जाऊंगा ना तो ये चिपक जाएगा उससे। अब ऐसा क्यों होता है कि चिंबक जो है वो लोहे से चिपक जाता है? लोहे की अलमारी में फेंक के मारो वो चिपक जाता है, वो नीचे क्यों नहीं गिरता? जबकि मैं लकड़ी की अलमारी पे फेंक के मार रहा हूं तो वो तो उस पर टकरा के वापस आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा इस बारे में? फ्रिज पे भी चिपकता है थोड़ा थोड़ा, हाँ। ऐसा क्यों होता है कि लकड़ी पे नहीं चिपक रहा, बेड पे तो नहीं चिपक रहा है? अब अलमारी के टाइम पे वो चिपक रहा है, आपके फोन पे वो नहीं चिपक रहा, आपके हाथ पे वो नहीं चिपक रहा, लेकिन अलमारी पे, लोहे की अलमारी पे कैसे चिपक गया वो? आपके मन में क्वेश्चन तो आया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो देखो, इसके पीछे रीजन है, सबसे बड़ा जो रीजन है वो रीजन ये है कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब जिस चीज पे वो चिपका है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने से क्या हुआ? क्योंकि जो मेरा चिंबक है, जो मेरा चिंबक है उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो वो क्या कर रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब वो उससे चिपक जाएगा। तो इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं, अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो आपस में चिपक जाएंगे। हाँ बिल्कुल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी को तो बोलते हैं कि पार्टिकल्स आपस में क्लोज पैक्ड हो जाएं। जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो क्लोज पैक्ड होंगे, जिसके अंदर कम होगा वो थोड़े दूर होंगे, और जिसके अंदर होगा ही नहीं वो तो, कहते हैं ना, अलग है वो तो, फिर तो वो धरती और आकाश वाली बात हो गई। अब देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर कीप्स द पार्टिकल बॉन्डेड टुगेदर। अब देखो, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए वाली लाइन बताई गई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर कीप्स द particles bonded together. The force of attraction between particles of solid is greatest between particles of liquid is moderate and between particles of gas is lowest. गैस में लोएस्ट होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है और सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। ये वाली चीजें अभी आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस में मैं डिफरेंशिएट करवाऊंगा ना, तो सारी चीजें पहले मुझे, लेकिन सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, ये आपको समझाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? Because of the lowest force of attraction between the particles of gas, we can move our hand together air easily. आपने देखा होगा ना, हवा में अपने हाथ ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, गैस में सबसे कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये याद भी कर सकते हो आप, ठीक है? कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में मॉडरेट और गैस में सबसे कम। तो इसी वजह से तो हम अपने हाथ इस तरीके से फैला सकते हैं, इसी तरीके से तो हम अपने हाथों को इजीली क्या कर पा रहे हैं, हैंड को चला पा रहे हैं एयर में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। तो ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ के चलो, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाता है। इससे पहले मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि बिल्कुल आपको दिक्कत ही ना हो।
अब देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी दो चीजें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सॉलिड जो है ना हमारा, हम हर एक को अलग पेन से लिखेंगे। जैसे सॉलिड को मैं लेता हूँ ग्रीन से, ये है इस साइड मेरा सॉलिड। क्या है? सॉलिड। सपोज करो इस टाइप से, इसके अंदर जो अरेंजमेंट होगी ना पार्टिकल्स की, देख रहे हो कितना पास पास है। ये मेरी सॉलिड है। अब आप देख रहे हो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं आपस में, एकदम अटैच्ड है। हल्का सा भी गैप हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसमें हमें क्लोज पैकिंग देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? क्लोज्ड पैकिंग। और जनरली जो हमारे सॉलिड होते हैं ना, वो हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे ये पेन है, ये सॉलिड है। ये माइक है, सॉलिड है। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं आपको। ये देखो, ये मेरी बोतल है। अब पानी है इसके अंदर, पानी दिख रहा है ना। अब इसके अंदर जो पानी है वो तो लिक्विड है, लेकिन ये बोतल क्या है? ये बोतल मेरी सॉलिड है। क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर मैंने लिक्विड डाल रखा है, ऐसे समझो। अब आपको पता होगा ना, सॉलिड मतलब अरे मैं बहुत सॉलिड हूँ, वो वाला सॉलिड नहीं, ये साइंस वाला सॉलिड है। ये सॉलिड का मतलब ये है कि ठोस, एक तरीके से ठोस। तो कोई भी चीज, जैसे ये है मेरा रिमोट, ये भी सॉलिड है, ये भी ठोस है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल है। अब सॉलिड है, इसका मतलब ये नहीं कि ये टूटेगा नहीं कभी। इसको मैं फेंक के मारूंगा टूट जाएगा। अरे नहीं नहीं, नुकसान नहीं करना यार कंपनी का, छोड़ो छोड़ो। ठीक है। तो देखो, इसको भी मैं फेंक के मारूंगा तो ये टूट सकता है। सॉलिड को तोड़ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। नहीं तोड़ सकते ऐसा मैंने नहीं बोला है, लेकिन सॉलिड को हम सॉलिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है ना, वो इस टाइप से होती है कि वो एकदम क्लोज पैकिंग होती है, इस टाइप से। ठीक है। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, अब क्लोज पैकिंग है, आपने देखा कि जो पार्टिकल्स है एकदम पास पास है, तो इसका मतलब इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? एकदम हाई होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हाई होगा। क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई, या फिर हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे लिख दो। ठीक है ना? तो बिल्कुल हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तभी तो ये पास पास है। तभी तो ये ऐसे ही दिख रहे हैं ना, अदरवाइज हम क्यों बोलते हैं? अब एक एग्जांपल लेंगे हम लिक्विड का। लिक्विड भी मुझे बताना ही पड़ेगा। लिक्विड के अंदर देखो अरेंजमेंट कैसी होगी। इसमें आपको क्लोज पैकेजिंग देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको गैपिंग देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब ये था मेरा लिक्विड। अब इसमें आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि इसमें थोड़ी सी स्पेस ज्यादा देखने को मिल रहा है एटम्स और पार्टिकल्स के बीच में। तो जो हमारे पार्टिकल्स है वो एकदम टाइटली पैक्ड नहीं है। जैसे इसमें क्लोज पैकेजिंग थी, वैसी क्लोज पैकिंग इसमें तो नहीं है। इसमें क्या है? मॉडरेट पैकेजिंग है, या फिर इसमें मैं बोलूंगा इसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही करते हैं डिफाइन। यहाँ पर हमें मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा। तो यहाँ जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यानी FOA, वो क्या होगा? वो सॉलिड से कम होगा, लेस देन सॉलिड, बट हाई, बट हायर देन गैस। और शेप के बारे में मैंने अभी बताया नहीं, अब बता देता हूं। देखो, यहाँ पर जो शेप होगी ना हमारी, वो कैसी होगी? डेफिनेट शेप होगी। कैसी होगी? डेफिनेट शेप होगी। एंड वॉल्यूम भी जो होगा वो डेफिनेट होगा। जैसे ये है, इसकी शेप डिफाइन है ना, जैसे पेन है इसकी शेप डिफाइन है।
ये रिमोट है, इसकी शेप डिफाइन है, ये माइक है, इसकी शेप डिफाइन है। ऐसा तो है नहीं कि आज चेंज हो जाएगी, मैं इसको थोड़ी देर बाद ऐसे रख दूंगा तो ये चेंज हो जाएगी अपने आप, नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा था। तो इसकी शेप डिफाइन है और वॉल्यूम भी डिफाइन है, इसको हम देख पा रहे हैं और इसको हम नाप भी पा रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ इसको ऐसे लिखेंगे, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है। अब वही चीज अगर मैं लिक्विड के लिए कहूं, क्या लिक्विड की शेप डिफाइन है? क्या लिक्विड का वॉल्यूम डिफाइन है? फंस गए ना, क्यों हिला डाला ना? अरे देखो सिंपल सी चीज है। देखो मैं आपको एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। ये बॉटल है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर क्या है? पानी, जल। ठीक है। अब अगर मैं इस बोतल में, मेरा लगभग आधा लीटर पानी है, इस आधे लीटर पानी को अगर मैं बाल्टी में डाल दूं तो क्या ये आधे लीटर से कम हो जाएगा या ज्यादा बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, आधा लीटर ही रहेगा। इसको मैं बीकर में डाल दूं तब भी आधा लीटर रहेगा। लेकिन यहाँ जब ये बॉटल में है, इसकी शेप इस बॉटल की तरह हो गई। जब मैं इसको बाल्टी में डाल रहा हूं तो इसकी शेप बाल्टी की तरह हो गई। जब मैं इसको किसी और बर्तन में डालूंगा, बॉल में डालूंगा या किसी में भी डालूंगा, तो इसकी शेप वैसी हो रही है। तो यहां पर लिक्विड में हम कह सकते हैं कि इसकी शेप तो डिफाइन नहीं है लेकिन वॉल्यूम डिफाइन जरूर है। तो यहां हम लिखेंगे डेफिनेट वॉल्यूम बट अनडिफाइंड शेप। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गैस की। अब गैस के केस में क्या होगा? ये तो बिल्कुल ही उल्टा होगा, गैस में सब कुछ उल्टा होता है। आपने सॉलिड लिक्विड गैस समझ, सॉलिड लिक्विड समझ लिया ना, गैस आप ऐसे ही समझ लोगे कि गैस में तो सब कुछ ही उल्टा पुल्टा है। एक यहाँ पर है मैटर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब आप कहोगे ये पांच ही है। अरे मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा होता है, इसका जो एरिया होता है वो घेरने का वो बहुत ज्यादा होता है। तो मैं इसमें दिखा रहा हूँ ना, ये देखो, इसमें जो अरेंजमेंट है वो इस टाइप से है कि जो इसके पार्टिकल्स है ना, वो आपस में इतनी दूर है, आपस में इतनी दूर है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई इनकी आपस में बनती नहीं है। ऐसे मान के चलो गैस के पार्टिकल्स की आपस में बनती नहीं है, एक यहाँ एक वहां, एक इंडिया एक पाकिस्तान, इस टाइप से चल रहा है, बस इस टाइप से चल रहा है। तो यहाँ पर भी कोई क्लोज पैकेजिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर भी क्लोज पैकेजिंग नहीं होगी, वो सिर्फ हमें सॉलिड में देखने को मिली। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लगभग नेग्लिजिबल होता है, लगभग नेग्लिजिबल। तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। शेप कैसी होगी? अब शेप की बात कर लेते हैं। शेप कैसी होगी इसकी? देखो इसकी तो शेप भी डिफाइन नहीं होगी और इसकी वॉल्यूम भी डिफाइन नहीं होगी। मतलब जब हम किसी गैस को डालते हैं ना तो हम देखते हैं कि उसकी शेप हमें दिख नहीं रही है, उसकी शेप हम देख तो पा नहीं रहे ना गैस को। अब मैं यहाँ परफ्यूम छिड़क दूं तो मैं एक परफ्यूम को देख पा रहा हूँ? नहीं। और उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो कितना वॉल्यूम घेर रहा है, ये भी मैं डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो रूम साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ये जो मेरा रूम है इसके अंदर मैं डालूंगा, हो सकता है थोड़ा सा रूम के बाहर भी चला जाए, तो इसका वॉल्यूम मैं रूम से भी डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ कि इस रूम में रहेगा। अगर मैं हाँ बिल्कुल क्लोज कंटेनर में डाल रहा हूँ तो उस कंटेनर का जितना वॉल्यूम होगा उतना गैस का हो जाएगा, है ना। और गैस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करते हैं ना, जो उसके सराउंडिंग में चारों दीवारें हैं उस पर प्रेशर एग्जर्ट करती है। अब वो हाई, वो हो गया मतलब हाई लेवल पे, वो आप क्लास 11 तक समझोगे, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो। तो यहाँ पर अनडिफाइंड शेप होगी और अनडिफाइंड वॉल्यूम होगा। तो अनडिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है। तो ना तो शेप डिफाइन है ना तो वॉल्यूम डिफाइन है। ये हो गई आपके लिए गैस। एक बार जल्दी से इसको देखो, फास्ट रिवीजन करो, इसी से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैंने तो लिक्विड ले लिया है। अब जल्दी से मैं आपको इसकी थ्योरी समझा देता हूं। देखो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, किसमें? लिक्विड स्टेट में क्या होगा? देखो लिक्विड स्टेट में मैं आपको पहले तो मैं लेकिन सॉलिड बताऊंगा ना, पहले मैं आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट बताऊंगा। अब देखो सॉलिड स्टेट में क्या होगा, इनके बीच में जो स्पेसिंग होगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लेस। और सेकंड पॉइंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग।
तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या स्ट्रॉन्ग है, अभी बताया ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, और ये क्या होते हैं इसीलिए क्लोज पैक्ड होते हैं। बस ये सारी चीजें मैं आपको समझा ही चुका हूं। सॉलिड्स मेंटेन देयर शेप इवन व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, दे आर रिजिड। ये कैसे होते हैं, एकदम रिजिड होते हैं। अब रिजिड कैसे होते हैं ये आपको पता ही है, मतलब एकदम ठोस होते हैं, ठीक है, हार्ड सब्सटेंस होते हैं, इस टाइप से समझ लो। और सॉलिड क्या होते हैं, ये कंप्रेसिबल नहीं होते। कंप्रेसिबल तो गैस होती है, अभी मैंने बताया ना कि गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड को कंप्रेस करना डिफिकल्ट है। हाँ, आप कोई प्रोसेस लगाओ तो प्रोसेस करके तो आप फिर कुछ भी कर सकते हो, है ना, वो तो फिर हम सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड को गैस में भी चेंज करते हैं ना, तो वो सारी चीजें तो रहेगी। लेकिन वैसे जनरली अगर हम देखें तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। नेक्स्ट देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ particles is very less and solids have an orderly arrangement of the particles, therefore solid have a fixed shape and volume। और solid में हमें क्या देखने को मिलेगा, एकदम फिक्स शेप मिलेगी और फिक्स्ड वॉल्यूम देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आप याद करके चलो। लिक्विड स्टेट्स में देखो, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज स्लाइटली मोर एज कंपेयर टू सॉलिड। अब जो इसमें कहा गया है कि जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग होती है वो क्या होती है, वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। ये मैंने बता ही दिया था, स्पेसिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। हमने देखा था ना पार्टिकल की अरेंजमेंट को, यहाँ पर देखो, भूल गए तो देखो, यहाँ पर एकदम क्लोज पैक थे और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग आई, गैस में बहुत ज्यादा स्पेसिंग आ गई। और देखो ये वाला नेक्स्ट पॉइंट देखो, बट स्टिल वेरी लेस एज कंपेयर टू गैस, फिर भी गैसेस से तो ज्यादा है। द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। हाँ, पानी को आप नीचे गिरा दो वो स्लिप भी करेगा और स्लाइड भी करेगा, ये तो हमें पता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल्स इन अ फिक्स्ड पोजिशन। तो देखो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो इतना स्ट्रांग तो है कि पार्टिकल्स को हेल्ड कर पा रहा है, बट उतना नहीं है जितना उसको फिक्स कर ले, यानी सॉलिड जितना नहीं मिलेगा आपको यहाँ देखने को। लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट, लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है लेकिन उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। लिक्विड्स टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, किसकी शेप ले लेते हैं, कंटेनर की, इन विच दे आर पोर्ड, मतलब जिस भी कंटेनर में उसको डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड से ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैस की, क्योंकि वो तेजी से, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो तेजी से भागेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब गैसीय स्टेट को पढ़ लो, the particles are much farther apart from one another as compared to solids and liquid। अब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, मतलब एक इंडिया एक पाकिस्तान, वो वाला एग्जांपल दिया ना मैंने, अरे दिया ना, बोलो जल्दी, हाँ या ना, दिया ना, तो वही चीज समझो। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, वो ऑलमोस्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ये भी मैं बता चुका हूं। हेंस पार्टिकल्स ऑफ अ गैस मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, गैसेस दस कैन मिक्स और डिफ्यूज इनटू अदर गैसेस। डिफ्यूजन वाला केस मैंने आपको पढ़ा दिया है, डिफ्यूजन वाला बताया था मैंने, तब मैंने बताया था कि जब आप गैस पढ़ोगे ना तब आप काइनेटिक एनर्जी क्या है और कैसे ये आपस में एक दूसरे के साथ डिफ्यूजन करते हैं वो चीज समझोगे। और डिफ्यूजन हमें जनरली गैसेस में ही देखने को मिलता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स वो गैसेस में ही होता है। द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस में है, पार्टिकल्स ऑफ गैस, गैस के पार्टिकल्स में। गैसेस नीदर हैव अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम, ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से याद करके चलना है। दे फिल अप द कंटेनर कंप्लीटली, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, ये याद रखो, गैस को क्या कर सकते हैं हम, इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। एग्जांपल भी दिए हैं यहाँ पे, एलपीजी सिलेंडर यूज्ड एट होम, जो भी हम एलपीजी सिलेंडर घरों में यूज कर रहे हैं ना उसके अंदर क्या है, एलपीजी भी एक गैस है। गैस का आप ये भी ले सकते हो यार, ऑक्सीजन गैस है ना, एयर है, वो भी तो गैसेस का मिक्सचर है, वो होमोजीनियस मिक्सचर है गैसेस का, क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ये भी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। फिलहाल के लिए देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आते ही क्वेश्चन इसमें से, सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टी से, तो इसको ध्यान से पढ़ो।
देखो यहाँ क्या लिखा है, शेप। सबसे पहले शेप मैंने बता दिया, सॉलिड की डेफिनेट शेप, लिक्विड की शेप डिफाइन नहीं होती लेकिन वॉल्यूम डिफाइन होता है, ठीक है। वो जैसा भी कंटेनर का शेप होगा वैसे ही शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसकी डिफाइन नहीं होती लेकिन ये कंटेनर की शेप ले लेता है, और गैसेस में शेप डिफाइन होती ही नहीं है, ये भी कंटेनर के शेप पे डिपेंड करेगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका होता है डेफिनेट, इसका भी वॉल्यूम डेफिनेट होता है, इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। नेक्स्ट पार्टिकल अरेंजमेंट, ये तो मैंने सबसे पहले बताया था, इसमें टाइटली पैक या क्लोज पैकिंग होती है। यहाँ पर क्लोज होता है लेकिन ये मूव कर सकते हैं, मतलब सॉलिड से कम होगा, गैसेस से ज्यादा होगा, और गैस में बहुत दूर, ठीक। पार्टिकल मोशन मैंने बता ही दिया था। यहाँ से ब्राउनियन मोशन वाला केस आ गया ना, ये क्या है, ये फिक्स पोजीशन में रहते हैं और वहीं वाइब्रेट करेंगे। ये क्या है, ये फ्लो करते रहते हैं। वाटर के अंदर देखा हो या किसी भी लिक्विड में आपने देखा होगा ना, उसका जनरली एक फ्लो करने की एबिलिटी होती है, उसको हम बोलते हैं ना कि ये बहुत अच्छा फ्लो कर रहा है। जनरली फ्लूइड क्या होते हैं, विच कैन फ्लो, जिसमें हम लिक्विड गैस दोनों को रखते हैं, तो वैसे ही समझो। तो ये तो आराम से फ्लो कर लेंगे, तो यानी जो फ्लूइड होते हैं वो फ्लो करते हैं, तो इसका मतलब लिक्विड और गैस फ्लो करेंगे लेकिन सॉलिड नहीं करेगा, तो लिक्विड और गैस दोनों क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। यहाँ पर भी देखो, मूविंग रैपिडली एंड फ्रीली, ये भी फ्लो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि फ्लूइड्स में आते हैं ना लिक्विड एंड गैसेस। नेक्स्ट देखो एग्जांपल अब मैंने दे दिए हैं, आइस, वुड, स्टोन। लकड़ी है, स्टोन है, ठीक है, पत्थर है, या फिर बर्फ है, तीनों की तीनों चीजें सॉलिड है। लिक्विड में देखो वाटर, ऑयल, मिल्क, ठीक है। गैसेस में देख लो एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी जो है एयर में गैसेस मिक्स है ना, वो सभी गैसेस ही है। ऐसे याद कर लो, एयर में कौन कौन सी गैसेस होती है, नाइट्रोजन होती है, एयर में ऑक्सीजन भी होती है, और एयर खुद। ऐसे याद कर लो, सिंपल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये आपके सामने। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका आगे रखेंगे। सबसे पहले कौन आता है, चलो पहले इसी में चेक करते हैं। वाटर क्या है मेरा, वाटर मेरा सॉलिड है, वाटर क्या है, सॉलिड है। वो लिक्विड है, लिक्विड, अरे मैं भी क्या कर रहा हूँ, लिक्विड है ना, वाटर तो लिक्विड है। शुगर क्या है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन गैस है। जल्दी देखो, मैं सही बोल रहा हूँ। वाटर क्या है, अभी मैंने बताया ना, पानी, लिक्विड। शुगर, शुगर क्या है, सॉलिड है। शुगर के छोटे छोटे होते हैं लेकिन है तो सॉलिड ही, वो लिक्विड फॉर्म में तो है नहीं या गैस फॉर्म में तो है नहीं। ऑक्सीजन गैस है, अभी बताया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरली उसका ऑर्डर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, अभी हमने देखा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है, फिर होता है उसके बाद लिक्विड में होता है, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, गैस में होता है, ठीक है। यही पूछा ना हमसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पूछा है, तो इंक्रीजिंग का मतलब मुझे सबसे पहले जो सबसे कम है उसको रखना है, फिर उसके बाद जो बीच में है, और इसके बाद जिसका सबसे ज्यादा है उसको लास्ट में रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर पूछा है मुझसे, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता तो हम इस तरीके से करते, तो मैं दोनों बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा जिसका सबसे कम है, यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन। एंड देन उसके बाद लिक्विड में कौन है, वाटर, तो फिर आएगा वाटर। एंड देन उसके बाद आएगा सॉलिड में शुगर, शुगर है ना, तो ठीक है, शुगर। तो ये मेरा जनरली ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके चलो। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस एग्जाम्पल चेंज कर देगा बट क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। ठीक है ना, जल्दी बताओ, नेक्स्ट चलें, आगे बढ़े। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ लिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब चेंज कैसे करेंगे इसको, तो देखो सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बर्फ का। बर्फ आपने देखी होगी, घरों में बर्फ जमाते हैं ना, पानी को ठंडा करके ही तो बर्फ जमती है। पानी को डाल दो, पानी के भगोने को बर्फ जमाने के लिए फ्रीजर में, 2 से 3 घंटे बाद वो बर्फ बन जाती है। अब उसी बर्फ को जब मैं बाहर निकाल के आधा घंटा रखता हूं, तो होता क्या है, वो पानी भरने लगता है, वो खुद ही मेल्ट हो जाता है, मेल्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसा क्यों होता है, लौट के वो पानी ही बन रहा है, लौट के वो पानी ही बन रहा है। फिर से देखो, ये पानी है,
इसके अंदर आधा लीटर जो पानी है, इसको मैं अगर फ्रीज में इस बॉटल को भी ऐसी रख दूं ना फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए, तो ये बर्फ जम जाएगी इसके अंदर। और फिर इसको मैं बाहर निकाल के रखूंगा, क्योंकि बर्फ तो पी नहीं सकता, है ना, बर्फ तो पी नहीं सकता, मुझे सिर्फ पानी को ठंडा करना था। तो मैंने क्या किया, फ्रीजर में रख दिया। अब फ्रीजर में ये जमता रहा, बर्फ जम गई। अब मैंने कहा यार इसको तो मैं पी नहीं सकता, तो मैंने इसको बाहर निकाल के रख दिया थोड़ी देर। अब थोड़ी देर बाद हुआ क्या, थोड़ी देर बाद हुआ क्या, ये फिर से वही फॉर्म में आ गया, बस थोड़ा ठंडा रहा, लेकिन ये आ तो उसी फॉर्म में गया। और अगर थोड़ी देर और रख दूंगा 3-4 घंटे के लिए, तो गर्मी की वजह से ये वैसा ही बन जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? देखो होता क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, यानी रूम टेम्परेचर है लगभग 30 डिग्री 32 डिग्री, उस टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है। यानी कि रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड स्टेट पे रहता है, लेकिन अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं या कम कर दूं तो वो चेंज होता है। अगर मैं उसका टेम्परेचर कम कर दूंगा तो वो सॉलिड फॉर्म में आएगा, कैसे, बर्फ बन जाएगा। टेम्परेचर कम कर रहा हूं ना, फ्रीजर में 0 डिग्री सेल्सियस पे ही तो ये फ्रीज हो रहा है, तो फ्रीज हो गया। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, 100 डिग्री सेल्सियस पे ले गया, तो क्या हो गया, ये गैस बन गया, ये गैस बन गया। क्यों? क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखो जीरो से, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस था जिसपे ये फ्रीज हुआ, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल हुआ। ठीक है, तो देखो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या क्या हो रहा है। और रूम टेम्परेचर पे लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या है, ये लिक्विड है 25 डिग्री सेल्सियस पे। और 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड है, 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, टेम्परेचर चेंज होने से चीजें बदल जाती है। यही चीजें हम पढ़ेंगे, यही है हमारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो पढ़ो, द फिनोमिनो ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर एंड देन बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड द इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, तो आपको यही बताना है जो ऊपर लिखा है। द फिनोमिनो ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर एंड देन बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर जो है आपका अपनी स्टेट चेंज करता है, ये तो हमें पता है। जैसे वाटर को ले लो, वाटर 3 स्टेट में एग्जिट करेगा, कौन कौन सी, सॉलिड एज अ आइस, लिक्विड एज अ वाटर, गैस एज अ वाटर वेपर। ये देखो एग्जांपल मैंने दे दिया, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या हुआ, 0 पे क्या हुआ, फ्रीज हो गया, बर्फ बन गया सॉलिड। 25 पे क्या हुआ, अरे फिर से लिक्विड बन गया, मैंने क्या बताया, उसको बाहर रख दो 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो वही बन जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया, गैस बन गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब ये सारा कुछ काम जो हुआ वो टेम्परेचर का खेल था, जो अभी हमने पीछे प्रोसेस देखा ना कि गैस बन गया, फ्रीज हो गया, ये सभी टेम्परेचर का ही तो खेल था। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, उसी से तो वाटर चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा हाथ है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में। तो यहाँ पढ़ो, on increasing the temperature of solid, the kinetic energy of particle increases, which overcomes the force of attraction between the particles, thereby solid melts and it converts to a liquid। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वो गैसेस में टूट रहा है, यानी उसके अंदर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जा रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, वो सॉलिड से क्या होगा, लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा। तभी तो होगा ना, क्योंकि सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। तो यानी कि जब वो लिक्विड से गैस में जा रहा है, ऑब्वियसली उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम हो रहा है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम हो रहा है ना। कब हो रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। द टेम्परेचर एट विच a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर पे हमारा जो सॉलिड है वो मेल्ट कर जाए और लिक्विड बन जाए, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर पे जो हमारा लिक्विड है वो बॉयल हो जाए, यानी कि लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए, वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये याद रख के चलो। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। 273 केल्विन भी मान सकते हो, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस है ना, और 1 डिग्री सेल्सियस जो है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब यही होता है 273 केल्विन। सपोज करो कहीं लिखा है 5 डिग्री सेल्सियस, तो अगर मुझे इसे केल्विन में चेंज करना है ना, तो 5 डिग्री में फिर 273 केल्विन ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 5 + 273 इक्वल्स टू 278 केल्विन। सपोज करो कहीं लिखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम बोल सकते हैं 27 + 273 केल्विन इक्वल्स टू 300 केल्विन। ठीक है, जल्दी से बताओ, समझ आया।
तो जहां भी हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मिलेगा उसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है केल्विन में, मुझे वहां सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 273 ऐड कर देना है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, टेम्परेचर दिया है और यहाँ पर क्या है, हीट सप्लाइड है। तो जैसे हीट देते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वो हमें चेंज होते हुए दिख रहा है। जैसे सॉलिड से मेल्ट हुआ, क्या बना, लिक्विड बना, कंडेंस करके हमने प्राप्त कर लिया। अब इस पे फिर से मैंने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड से गैस में चेंज हो गया। तो ये है हमारी चेंज स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ये ग्राफ से आप चीज समझ सकते हो। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, अभी जो मैंने बताया ना उसी पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। अब सेल्सियस स्केल पे कन्वर्ट करना है। मैंने केल्विन का तो बताया था, 273 ऐड कर दो। तो केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में करना होगा तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, 273 माइनस कर दो। अब देखो, पहला दिया है 293 केल्विन, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 273 माइनस कर दो, बस। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन बी देखो, दिया है 470 केल्विन, इसमें क्या करो, 470 में से 273 माइनस कर दो, कितना बचा, 200 में 3 कम करो, 197 हुआ ना। ठीक है, एक बार इसको चेक करो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराता हूँ बढ़िया ही कराता हूँ वैसे। ठीक है, हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भी लेकर आया हूं, ये वाला क्वेश्चन का एग्जाम आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे, ये होमवर्क है। और जो भी चाहे इसको कमेंट में करके बता सकता है, कमेंट करो इसका आंसर। वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूँ कि जब भी टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं स्टेट को चेंज करने के लिए, तो वो हम स्टेट चेंज कर रहे थे, हमने देखा था वाटर की, जैसे कि हम आइस को चेंज कर देते थे लिक्विड में, लिक्विड को चेंज कर देते थे वेपर्स में, या फिर आप कह सकते हो गैस में। तो वहां पर हम टेम्परेचर बढ़ाते, लेकिन कभी भी जब हम चेंज कर रहे हैं स्टेट को, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के, तो तब उस केस में हम हीट सप्लाई कर रहे होंगे। अब मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, अब आप जो समझ जाएगा वो इसका आंसर दे देगा, और जो इसका कमेंट में आंसर बता देगा वो समझ लो वो लेजेंड है। नेक्स्ट आती है आपकी लेटेंट हीट। अब ये जो लेटेंट हीट है ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, एक आध क्वेश्चन इसमें से आता है। अब लेटेंट हीट हमारी यूज होती है जब भी हमारा जो मैटर है वो स्टेट चेंज कर रहा होता है। जब भी हमारा जो मैटर है वो चेंज कर रहा होता है, क्या, स्टेट को चेंज कर रहा होता है। अब ये एक तरीके से एक छुपी हुई हीट है, हीट तो है पर कौन सी, छुपी हुई, हिडन हीट भी बोल सकते हैं। अब आपने एक चीज देखा, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो हीट निकल रही होगी, हीट रिलीज हो रही होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। जब सॉलिड से मतलब चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो कुछ ना कुछ तो उसमें हुआ होगा। तो उसमें क्या हुआ है एक्चुअली में, एक्चुअली में उसमें हुआ है हीट का ब्रेक डाउन, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ब्रेक डाउन। तो उस चीज में उसके पार्टिकल्स भी टूटे होंगे, सारी चीजें हुई होगी, और कुछ जो हमारी हीट एनर्जी है वो छुपी हुई होगी जो रिलीज हुई होगी, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। एक बार इसको पढ़वा देता हूं, द हिडन हीट विच ब्रेक्स द force of attraction between the molecules is known as the latent heat. Since the heat energy is hidden in the bulk of the matter is called latent heat. ठीक है, ये चीज समझ रहे हो। अब latent heat of fusion क्या है, latent heat of fusion क्या है। अब देखो, जब सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। जब भी हमारा सॉलिड चेंज होता है किसमें, लिक्विड में, तो उस केस में हम उसको फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझ लो इसको, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा होगा।
तो जब हमें किसी एक सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना हो और उसमें जो हमारी हीट ब्रेक होगी, यानी जो हमारी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पढ़ो इसको। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। latent heat of fusion। तो latent heat of fusion हमारा क्या है? जो हमें हीट रिक्वायर्ड है या हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने पर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर एटमोस्फेरिक रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर तो वही का वही है, लेकिन चेंज कहाँ हो रहा है हमें? ठीक है ना, समझ रहे हो ना? ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर जाती है लाइट, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, हल्का फुल्का चलता है यार, कोई दिक्कत नहीं। द टेम्परेचर एट विच आ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट का भी यहाँ पर आ गया है, तो जिसको भी आए, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट, और एवोपोरेशन में एक पूछ लेता है एक क्वेश्चन, तो ये मैं पहले ही बता के चलता हूँ। देखो बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसपे लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, और हमेशा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा हमें लेना है, ये याद रखो। रूम टेम्परेचर पे एवोपोरेशन हो सकता है लेकिन बॉइलिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन समझ लो, वेपराइजेशन का मतलब है लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर्स में, लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए वो हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। ठीक है, ये पढ़ लो पहला पॉइंट। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kilogram ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पढ़ो। द प्रोसेस इन विच अ गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू अ लिक्विड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन और लिक्विडिफिकेशन। ये वाला पॉइंट भी अच्छा है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ते चलो। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये वाले प्रोसेस याद कर लो। सब्लिमेशन क्या है? देखो सब्लिमेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ। जब हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होने की बजाय डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ये वाली चीजें आप आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना उसमें भी बहुत अच्छे से समझोगे ये सारे प्रोसेस को, लेकिन यहाँ पर भी आपको समझ के चलना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं समझोगे। सारी चीजों को एकदम अच्छे से देखते चलो। द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। फ्रीजिंग पॉइंट का देख लो, जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, यानी कि ऐसे समझो ना जैसे पानी को ठंडा कर रहे हैं तभी तो बर्फ बन रही है, तो वो पॉइंट उसका जैसे पानी का 0 डिग्री सेल्सियस है वैसे ही किसी और लिक्विड का कुछ और होगा, तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है वैसे फ्रीजिंग पॉइंट है, वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तीनों याद करके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? तो देखो इसमें आंसर आएगा स्टीम। अब ये आप मुझे एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों हुआ। आंसर तो मैंने बता दिया, स्टीम आएगा वाटर से ज्यादा। इसके पीछे देखो रीजन है, ये थियोरटिकल क्वेश्चन है, इसमें मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है। देखो स्टीम होगा ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देखो वाटर के अंदर जो हमारी बॉइलिंग होगी, वाटर को तो हमें बॉईल करना पड़ रहा है, तभी तो उसके अंदर हमें एक तरीके से थोड़ी सी उसकी फोर्स ब्रेक डाउन होगी, तभी तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तभी तो वो स्टीम में या फिर एक तरीके से हमारा बॉईल हो रहा है। और स्टीम तो ऑलरेडी बॉइल्ड है, यानी स्टीम तो ऑलरेडी गैसीय स्टेट में आ चुकी है, तो उसमें जो हमारे बर्निंग होगी वो जल्दी होगी। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है ना, सिंपल सी चीज है। तो स्टीम में हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपका थियोरटिकली या समझने वाला क्वेश्चन था, इसको भी आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज करो। वैसे इसमें कुछ लिखना तो था ही नहीं, है ना, ये तो इजी था। इस टाइप के इजी इजी क्वेश्चन आते हैं आपके, वन वर्ड क्वेश्चन के लिए बेटर है ना। ये क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा टाइम आपको मैं समझने के लिए इसलिए देता हूँ ताकि आप सोच सको, क्योंकि सोचना बहुत जरूरी है, और खासकर आप तो बच्चे हो, आपको तो सोचना चाहिए भी।
एक पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें, इसमें हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ लो कि गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। तो गैस को हमें लिक्विड बनाना है तो हमें क्या करना होगा, प्रेशर को बढ़ाना होगा या फिर उस पर प्रेशर अप्लाई करना होगा और टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। यहां पर देख लो गैस है, इसके ऊपर पिस्टन है, पिस्टन से मैंने क्या किया, इस पे प्रेशर अप्लाई किया, पिस्टन नीचे आएगा, उस पे गैस के अंदर क्या होगा, जैसे कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, पिस्टन ऊपर से आ रहा है नीचे, उसके गैस को दबा रहा है, यानी कि उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है प्रेशर। तो क्या होगा, एकदम से वो क्या होगा, सिलेंडर पे वो फिर उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो टूटने लगेंगे, अब वो टूट टूट के किस में आ जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे। अब वो लिक्विड में आ गए, अब फिर से उसमें प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे सिलेंडर पे, तो एक टाइम के बाद वो सॉलिड में भी आएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में भी आएगा। ठीक है, so gases can be liquefied by applying pressure and reducing the temperature. When a high pressure is applied to a gas, it gets compressed, and if the temperature is lowered, the gas is liquefied. ठीक है, ये वाला पॉइंट अच्छा है। उसके बाद देखो, सॉलिड CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure. अब ये जो आपका ड्राई आइस वाला कॉन्सेप्ट है ना, सब्लिमेशन वाला और डिपोजिशन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जो ड्राई आइस है ना उसको देख सकते हैं, जो सॉलिड CO2 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैसियस स्टेट में। कब, जब हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, तो डायरेक्टली हम सॉलिड से गैस में चेंज कर रहे हैं और गैस को भी सॉलिड, गैस को भी डायरेक्टली सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सब्लिमेशन का एक और प्रोसेस है, आपने नेप्थलीन बॉल्स देखी है, नेप्थलीन बॉल्स जो यूरिनल में लगी होती है, या बहुत सारे आप होटल में गए होंगे या कभी रेस्टोरेंट में गए होंगे तो वहां के वॉशरूम्स आपने देखे होंगे ना, काफी क्लीन होते हैं, और वहां पर यूरिनिल में आपको एक चीज देखने को मिलती है, नेप्थलीन बॉल्स। तो वो जो नेप्थलीन बॉल्स है ना, वो क्या है कि वो डायरेक्टली चेंज होता है सॉलिड से गैस में, वो लिक्विड में नहीं होता, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज होता है। तो कैसे होता है, ऐसे ही होता है। ये ड्राई आइस का भी ऐसे ही देख सकते हो आप। और यही रीजन है जो हमारा सॉलिड CO2 डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, क्योंकि ये डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है, ये डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैस में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एवोपोरेशन। एवोपोरेशन, काफी स्लाइड बच गई है क्या अभी, ये थोड़ा सा लंबा खींच गया है वाला पार्ट, चलो कोई बात नहीं। अब एवोपोरेशन क्या है, देखो सिंपल, आपने नमक बनाने का प्रोसेस तो जाना होगा, आपको पता नहीं होगा लेकिन स्टिल आपने यूट्यूब पर सर्च तो कभी ना कभी जरूर किया होगा, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, नमक कैसे बनता है। तो देखो क्या होता है ना, समुंदर से हम नमक को निकालते हैं, और निकालते कैसे हैं, वो एवोपोरेशन करके, इसमें भी एवोपोरेशन इन्वॉल्व होता है ना। और एवोपोरेशन ये याद रखो हमेशा, एवोपोरेशन रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल है, और बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे एवोपोरेशन हमेशा होता है। होता क्या है, लिक्विड चेंज होता है गैसीय स्टेट में, वेपर्स में, वाटर वेपर्स आपको पता होगी, पता है ना। तो वाटर वेपर्स कैसे बनता है, जब उसका वेपराइजेशन होता है। तो यानी कि मैं ये बोलूं कि लिक्विड चेंज हो रहा है किसमें, वेपर्स में, किसमें, गैस में नहीं, वेपर्स में। जब ये वाली चीज मैं बोलूंगा तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, वेपराइजेशन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, वेपराइजेशन हो रहा होगा। तो वेपराइजेशन प्रोसेस भी आ जाता है कई बार लिखने के लिए कि बताओ एक्सप्लेन करो वेपराइजेशन क्या है, तो वो ये है, जल्दी से देख लो आप, समझ में आया क्या। तो वेपराइजेशन क्या है, एक तरीके से हमारा ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में चेंज होता है एट एनी टेम्परेचर। यहां पर ये नहीं है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हो, टेम्परेचर फिक्स नहीं है, वो बिलो द इट्स बॉइलिंग पॉइंट होगा हमेशा, तो उसको हम एवोपरेशन या वेपराइजेशन बोलते हैं। तो एवोपरेशन या वेपराइजेशन क्या है, जब हमारा लिक्विड गैसीय स्टेट में या वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है एक किसी भी टेम्परेचर पे लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। और ये एक सरफेस फिनोमिना है, यहां समझ लो। देखो, एवोपरेशन यहाँ हुआ कम टेम्परेचर पे बिना हीट के, लेकिन जब मैं बॉईल कर रहा हूँ वाटर को तो वो चेंज हो रहा है गैसीय स्टेट में, तब वो वाटर वेपर्स अलग बन रही है, यहाँ बॉइलिंग हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, एवोपरेशन हो रहा है। तो दोनों में फर्क तो है, डिफरेंस है, ये हमारा एवोपरेशन है और यहाँ हीट दी जा रही है बहुत ज्यादा, तो इसको हम बॉइलिंग बोल देंगे, क्या बोल देंगे, बॉइलिंग बोल देंगे, ठीक है ना। एवोपरेशन, बॉइलिंग, ऐसे समझ लो। अब देखो, जैसे कभी भी आपने देखा हो समुंदर है सपोज करो, यहाँ पर हमें वाटर वेपर्स उठती हुई दिखती है,
तो उस वो कब हो रही है, जब हमारे सन से हीट आ रही है। कहाँ से? सन से, सूरज से जो हीट आ रही है। सपोज करो टेम्परेचर रहा होगा, मुंबई का बीच है कोई, मुंबई का बीच है, टेम्परेचर है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री सेल्सियस की ही मतलब टेम्परेचर जो है एटमोस्फेयर का टेम्परेचर है वही रहेगा, तो सन से भी हीट उसी टेम्परेचर पे आ रही होगी। तो उसी टेम्परेचर पे भी अगर वाटर वेपर्स निकल रही है तो ऑब्वियसली वहां पर क्या हो रहा होगा, वहां पर एवोपरेशन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल करेगा? कभी भी नहीं करेगा। वाटर बॉइल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल ही नहीं है, इतना टेम्परेचर कभी होगा। मैक्स टू मैक्स 45-50 जाता है, 100 तो कभी नहीं गया, कभी गया ही नहीं। तो ये तो कभी होगा नहीं कि जो जो समुंदर है या नदी है उसका पानी बॉईल कर जाए सन की हीट से, कभी भी नहीं होगा। होगा क्या? सिर्फ और सिर्फ एवोपरेशन होगा। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे एवोपरेशन होता है। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एवोपरेशन में यही है। एवोपरेशन से क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं पूछता कोई कि एवोपरेशन क्या है, ठीक है, ये तो जनरली सबको पता है। लेकिन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे एवोपरेशन को, इस पे से क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, ये मान के चलो। तो देखो, जो हमारा रेट होता है ना एवोपरेशन का, वो कब इंक्रीज करता है? जब सरफेस एरिया ज्यादा हो लिक्विड का। मटके वाला एग्जांपल आपको पता है ना, आपको पता है ना मटके में पानी ठंडा क्यों हो जाता है, घड़े में, है ना, और मैं पानी इसमें रखता हूं तो नहीं होता? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ने से। अब अगर आप चाय को कभी भी देखा होगा कप में रखते हो, जल्दी गर्म नहीं, जल्दी ठंडा नहीं होता, गर्म गर्म ही रहती है। उसको कटोरी में डाल दो ना इतनी बड़ी में, तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। ये भी बात है। और घड़े के अंदर जो है ना पोर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हीट पास होती रहती है। आप ये भी देखते रहोगे, पोर्स की वजह से भी वो ठंडा रहता है। तो ये चीज आप याद रखो। तो द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। वैसे भी ये सरफेस फिनोमिना है, तो ये सरफेस एरिया पे तो डिपेंड कर ही रहा होगा। द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जो हमारा रेट ऑफ एवोपरेशन है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा एवोपरेशन। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन। एनी इंक्रीज इन द वाइंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवोपरेशन। ये भी याद रखो, वाइंड स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। अब देखो यहाँ समुंदर में सूरज से उसको हीट तो मिल रही है, लेकिन वाइंड स्पीड भी अपना रोल प्ले कर रही है इसमें। ये हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसमें रोल प्ले है किसका? वाइंड स्पीड का भी। तो ये बातें भी आपको समझ के चलनी है, बहुत ही इंटेलिजेंटली मैं आपको समझा रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है ना। नेक्स्ट है एवोपरेशन कॉजेस कूलिंग। क्या एवोपरेशन हमें कूलिंग इफेक्ट दिखाता है? तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल दिखाता है। अब आप पूछोगे कैसे दिखाता है? सर थोड़ा सा समझा दोगे, मतलब समझ नहीं आ रहा है। एवोपरेशन कूलिंग दिखाता है, और अगर दिखाता है तो कैसे दिखाता है? अरे रुको जरा, सब्र करो, सब बताएंगे। देखो, जो हमारे लिक्विड होते हैं ना, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्व करना चाहते हैं। एनर्जी को क्या करना चाहते हैं? एब्जॉर्व। सराउंडिंग से। कहाँ से? सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग से जो एनर्जी को रिगेन कर रहे हैं, तो वहीं से वो क्या कर रहे हैं? लिक्विड एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहे हैं। और इस पूरे एब्जॉर्प्शन को, जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, उसके थ्रू हम क्या करेंगे? एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? कूलिंग इफेक्ट। जैसे ही एनर्जी को हमने एब्जॉर्ब कर लिया, जब एनर्जी को लेना था हमें, जब एनर्जी चाहिए थी, तब तो हमें क्या हुआ? तब तो हमने हीट ली। लेकिन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होगा? एकदम कोल्ड हो जाएगा, हमें कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो इसमें ये पढ़ लो एक बार। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवोपरेशन। मतलब जो एवोपरेशन में एनर्जी लॉस्ट हुई, उसको रीगेन करने के लिए वो क्या करेंगे? एनर्जी को, मतलब कि जो है क्या कहते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेंगे। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। ठीक है, ये समझ गए। अब एक क्वेश्चन आ जाता है हमारा, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम फॉलोइंग चेंज इन स्टेट। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको थोड़ा सा यहाँ ले आता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया, आपको ए बी सी डी दिखाना है। अब इसको देखते हैं एक बार। देखो, ए चेंज हो रहा है किसमें? ये थोड़ा सा देखने में आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। मतलब यहाँ तो ये सॉलिड था, ठीक है। अब ये यहाँ से ए गया लिक्विड में, सॉलिड से जब लिक्विड में जा रहा है तो वो ए है।
तो आपको पता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन, या मेल्टिंग भी बोलते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस भी हो रहा होगा, या फिर मेल्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि सॉलिड मेल्ट होता है, आइस मेल्ट होता है। आइस के केस में हम मेल्टिंग बोलेंगे, क्योंकि आइस मेल्ट होता है तभी लिक्विड बनता है ना। तो एक केस तो ये हो गया। अब बी वाला केस था लिक्विड से गैस, बी वाला केस था लिक्विड से गैस। जब ये लिक्विड से गैस में जा रहा है तो ये हो रहा है बी, और ये बी क्या हो जाएगा, जब लिक्विड से गैस में गया तो क्या होगा, लिक्विड से गैस में जा रहा है, कौन सा प्रोसेस होता है जल्दी बताओ, एवोपरेशन होता है एक तो, है ना, एक तो होता है एवोपरेशन और एक होता है बॉइलिंग। वाटर के केस में हम बॉइलिंग भी बोल सकते हैं। अब ऐसे ही गैस से जब ये आ रहा है किसमें, जब ये लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है तो इसको डी बोल रहे हैं। अब ये लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है तो इसको डी बोल रहे हैं यहीं पर। अब जब ये लिक्विड से सॉलिड में आ रहा होगा तो क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में आ रहा होगा तो क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड के केस में ये फ्रीज हो रहा होगा तो इसको बोलेंगे फ्रीजिंग, यही बोलेंगे ना, या सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये सी, सी हो रहा है, देखो यहाँ पर बी हुआ था लिक्विड से गैस में। अब ये जब ये लिक्विड से गैस में जा रहा है दोबारा तो ये हो रहा है मेरा, लिक्विड से गैस ही है ना, गैस से लिक्विड में जा रहा है। अच्छा गैस से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में तो एवोपरेशन हो गया था। अब जब ये गैस से लिक्विड में जाएगा तो इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि ये गैस से जा रहा है सॉलिड में। अब नेक्स्ट प्रोसेस एक आ जाता है, ये पेन चेंज कर लेने ताकि अच्छे से दिखे, हाँ ब्लू करता हूँ, हाँ। एक केस आ गया गैस से सीधा गया ये सॉलिड पे, तो इसको हम बोल रहे हैं एफ। अब इस केस में क्या होता है, जब ये गैस से सॉलिड में जा रहा है तो डिपोजिशन, क्या होगा, डिपोजिशन। और जब ये सॉलिड से गैस में आता है तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ये कौन सा है, ई। तो ई हो गया मेरा सब्लिमेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी तक आपने जितने किए होंगे वो लगा होगा इस चैप्टर का, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद करो एक बार, देख लो एक बार कुछ गलत तो नहीं है। इतने पानी पी लेते हैं यार, लिक्विड लेने का मन कर रहा है। समझ रहे हो ना ये सारी चीजें, है ना। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब एक आती है हमारी स्टेट, देखो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा एडिटिव है, क्योंकि हमने 3 स्टेट पढ़ी थी, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये तो आपने पढ़ा था। अब सॉलिड लिक्विड एंड गैस के अलावा हम 2 स्टेट और पढ़ते हैं, प्लाज्मा और, प्लाज्मा और क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंसेंट स्टेट। अब प्लाज्मा क्या है, इसमें ये चीज समझ लो। प्लाज्मा देखो हमारी चौथी स्टेट है, चौथी स्टेट ऑफ मैटर है। अब प्लाज्मा में होता क्या है, आयनाइज्ड गैस होती है बहुत सारी। क्या होती है, आयनाइज्ड गैस होती है। उसको हम एक तरीके से, मतलब आपने कभी वो देखे सिग्नेचर्स, सिग्नेचर्स के अंदर भी आयनाइज्ड गैस भरी होती है, आपको पता है आप, और वो चमकते हैं, वो चमकते हैं, उसके अंदर यही सबसे बड़ी चीज होती है। और ये सुपर एनर्जेटिक होते हैं, क्या होते हैं, सुपर एनर्जेटिक होते हैं। और ये बनते किससे हैं, आयनाइज्ड गैस से बनते हैं, ठीक है। इतना याद रखोगे काम चल जाएगा, पढ़ लो एक बार। The state consists of super energetic and super excited particles. These particles are in the form of ionized gases. The fluorescent tube and neon sign bulbs consist of plasma. Example ये याद कर लेना, fluorescent tube और neon sign bulbs, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसके एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आता है, कभी भी आता है, तो लिखने के लिए तो बहुत मुश्किल है कि प्लाज्मा लिखने को आए, तो ये 2 लाइन आप लिख सकते हो, ठीक है।
द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। ठीक है, ये याद कर लो, ये 4-5 लाइनें। ठीक है, और ये डायग्राम तो खैर नहीं ही पूछेगा आपसे इसका, लेकिन स्टिल मैंने दिखा दिया है कि ये एकदम चमकदार होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा है मुझसे, मतलब मुझसे नहीं आपसे, क्वेश्चन तो वैसे आपके लिए है, आप करो, आपको कर लेना चाहिए ये वाला क्वेश्चन, वैसे इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन स्टिल चलो मैं करवाता हूं। गिव टू रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज द लिक्विड। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है कि वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो रहा है। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है वाटर के केस में क्या होता है। देखो 3 चीजें हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, वो फ्रीज हो जाता है तो आइस होता है। ठीक है, ऐसे ही 25 से 100 डिग्री के बीच में क्या होता है, वो लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है, ये अभी मैंने समझाया था आपको। और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाता है, गैस हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा चुका हूँ ये चीज, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो उसने पूछा रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री, 40 डिग्री। हमें पता है ना रूम टेम्परेचर कितना हो सकता है। अरे ये क्या हो रहा है आज पेन को, रूम टेम्परेचर कितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स, 25 से 50 डिग्री हो सकता है मैक्स टू मैक्स। ठीक है ना, तो ये हमारा 25 से 50 डिग्री सेल्सियस चल रहा होगा, उसके बीच में क्या आ रहा है, लिक्विड आ रहा है। तो ऑब्वियसली इसीलिए वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ए तो जस्टिफाई हो गया। बी, आयरन एल्यूमिना इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब आपने घरों में देखा होगा, आयरन एल्मीरा जो है हमारी, एल्मीरा इज सॉलिड एट, इट हैज डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है ना, क्योंकि इसका डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है, तो ये क्या है, ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी ये रहेगी, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 1540 डिग्री सेल्सियस हो गया, क्योंकि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1540 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब इतना ज्यादा, लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे रूम टेम्परेचर पे हमें क्या देखने को मिलेगी, एक तरीके से सॉलिड ही देखने को मिलेगी। बस हो गया, चलो खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, खत्म। देखा, मैंने कहा था ना 1.5 घंटे से पहले ही खत्म कर दूंगा। अभी देखो कितना टाइम हुआ है, 1 घंटा 20 मिनट होने वाले हैं। तो जो कहा था वो करके दिखाया है, जो कहा था वो करके दिखाया है, जलवा कायम है अपना। अब तो मानते हो ना, जलवा कायम है। इसको कैसे सेट करूं दोबारा से। अब ठीक है, ठीक है ना, बाकी सारी तो सेट है ना पीपीटी। तो आज बहुत सारी चीजें हमने कर ली है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अब पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और अब इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये चैप्टर अगर आपने मेरे साथ पढ़ लिया, मैंने पहले भी कहा था, आपको इतना अच्छे से क्लियर करवा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चिंता मत करो, हम आईसीएससी एंड एसएससी के लिए भी कोर्स लेकर आने वाले हैं, उसमें भी हम वन शॉट रिवीजन आईसीएससी एंड एसएससी के लिए भी लेकर आएंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई पे फोकस कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा फोकस सबके ऊपर है, सबके, सबके मतलब सबके। ठीक है, तो आपको आईसीएससी का भी कोर्स देखने को मिलेगा, सीबीएसई का भी कोर्स देखने को मिलेगा, और एसएससी का तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जुड़े रहें, कमेंट करके बताएं और क्या आप मुझसे चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, उसमें आपका दिमाग खराब हो गया है कि यार कैसे करेंगे, तो मैं हूं ना आपके लिए, मैं आपको इजी वे में वो समझाऊंगा, है ना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो हमारा आर्म्स जूनियर का,
आर्म्स जूनियर का व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उस पर आप डाउट्स पूछ सकते हो। जैसे कि आपके एग्जाम आने वाले हैं तो आपको डाउट्स तो होंगे, क्वारीज तो आपके पास होगी। और जो पुणे से हैं वो तो हमारे सेंटर पे भी आ सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, हमारा आर्म्स एकेडमी पुणे में सेंटर है, तो आपको उसके लिए भी मतलब डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे ना, एड्रेस वगैरह सब वहीं मिल जाएगा। तो जो आना चाहे वो एक तरीके से अपना मीटिंग फिक्स करवा के आ भी सकते हैं। आप कॉल करो, एक नंबर दिया हुआ है, उस पे आप पूछ के, अगर आपके घर के आसपास है तो आप यहाँ पर आके भी डाउट पूछ सकते हो। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। ये बात मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, करके भी दिखाएंगे। और आगे आने वाली वीडियोस में आपको और भी बेटर कंटेंट देखने को मिलेगा। सीबीएसई के सारे चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, साइंस और मैथ के। ठीक है, तो जुड़े रहो वीडियो से। और तब तक के लिए चलता हूं मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस। ओके।